अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद आखने तुसां की प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग दे विच मैं तुसां दा मेज़बान अहमद नजीब ते हमेशा दी तरह माड़े नाल मौजूद है मेरी को होस्ट मारिया राजपूत। जी जी मारिया राजपूत असां नाल मौजूद है ते मारिया अज दे प्रोग्राम दे विच भी डिफरेंट बहुत सारियां गल्लां करसा बातां करसा लेकिन पहले जरा तकन वालियां की दसां कि अज दे प्रोग्राम विच क्या मेन खबरां आईयां जी बिल्कुल लिस्ट डाउन ही है चीज़ां तुसां की दसां जी पाकिस्तान जी क्रिकेट टीम है उसने श्रीलंका का दौरा करना है जी तो उसने हवाले नाल ट्रेनिंग कैंप चलना पिया किहड़े शहर क्या एक्टिविटीज़ या वो प्रोग्राम शामिल करसा एशियस टेस्ट सीरीज़ चलनी पई उसने वाले नाल डिस्कशन हो सी प्रोग्राम ने विच क्या अपडेट ही तीसरा टेस्ट ना आगाज़ हो चुकिया इसने नाल नाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विच हर रोज़ एक नवी चीज़ असां की तकन नूं मिलनी नई कमेटी कदे पुरानी कमेटी कदे अदालतां ने विच उस विच क्या अपडेट ही वो गल करसा उसने नाल नाल जेड़ा एक पाकिस्तान ने एक कोप एमा है वो काफ़ी मुश्किल हालत से फंसी गए से एक ऊंची पहाड़ी सर करने तो उन्होंने क्या अपडेट है वो प्रोग्राम में शामिल करसा नाल ICC क्वालीफायर्स चलने पे उसने वाले नाल क्या अपडेट ही क्या टीम कितना पहुंची वो तुसा नाल डिस्कस करसा तो और छोटी मोटी कुछ खबर हो जो विद द पैसेज टाइम बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस क्या लेटेस्ट अपडेट है वो प्रोग्राम ना ऐसा उसी उस डिस्कशन हो सी तो खैर टू स्टार्ट विद एक अफसोसनाक खबर आज मारिया असा की सुनने को मिली खबर इस तरह नहीं कि जी एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बड़े सॉफ्ट स्पोकन परसन अगर उन्होंने गल करा तो क्रिकेट ने हल्के बड़े अच्छी नेकनामी रखने वाले मुल्तान सुल्तान ने ऑनर जहांगीर तरीन साहब जी एक सियासी शख्सियत है बड़े कदावर तो उन्होंने भरा तो अली तरीन ने चचा आलमगीर तरीन साहब अज उन्होंने वफात हो गई तो क्रिकेट ने सारे हल्कियां जे अपनी अपनी हम उन्होंने फैमिली नाल हमदर्दियां ना इजहार किया असा भी उन्होंने दुआ उन्होंने दुआ गो हाँ जी K2 TV ने प्लेटफॉर्म तो अल्लाह उन्होंने अगली मंजिल आसान करे जी आलमगीर तरीन साहब ने एक अफसोसनाक खबर लेकिन बहरल अगे अगले टॉपिक ऊपर चलने हैं जी गल करने तो एशिस टेस्ट मारिया बड़ा एक क्लाइमैक्स रहा एशिस ना कि एशिस सीरीज़ विच बेसबॉल के जरा मैं तकन वाले की वाले दसने कि एक थ्योरी क्रिकेट लैके आए सन ब्रेडन मैकलम जेडे न्यूजीलैंड के प्लेयर है लेकिन इस एक्स प्लेयर है लेकिन इस वक्त वो इंग्लैंड की टीम ने कोच है हेड कोच वो अपनी एक थ्योरी लैके आए सन तो उन्होंने उस थ्योरी की लोग आखने बेसबॉल उन्होंने ना रखा निक नेम तुम आखी सकते हो कि उस अगर टेस्ट क्रिकेट की भी इस तरह खेड़िया जाए जिस तरह वनडे या T20 क्रिकेट होनी वो उस उन्हें थोड़ी टीमां की तो जेर करी सटे न्यूजीलैंड से या पाकिस्तान स्ट्रगल करना पे टेस्ट क्रिकेट मेन प्लेयर नहीं से पिचेस ठीक नहीं सी असा की ताई के तो बिल्कुल दबी तो रही थे लेकिन जिस वेले टेस्ट क्रिकेट उन्होंने एक सख्त टीम नाल टाकरा होया ऑस्ट्रेलिया तो उन्होंने बेसबॉल की फुस बॉल बनाई सटिया सच्ची जी गल मैं ये लफ्ज मेरे जहन चाहना पाया सब फुस बॉल क्योंकि उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर क्रिकेट खेड़ी एक मैथड नाल क्रिकेट खेड़ी टफ टाइम दिता तो वो बेसबॉल जो ना वो बॉल पाटा गया हर पासों तो तुसा ने क्या राय तुसा ने क्या एक्सपेक्टेशन से तुसा समझने सो कि एडा माड़ा उसी के पहले दो टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीती जैसी बिल्कुल अहमर मैं उसका दसा मैं बड़ी फैन रही हूँ बेसबॉल नहीं पता पाकिस्तान जिसले इंग्लैंड की टीम इतना अच्छी खेलनी भी सी पाकिस्तान ने जिसले मतलब दुर्गत अपनी तरफों ना बनाई सी लेकिन मैं बड़ी इंप्रेस हाँ कि बेसबॉल की टेक्निक जड़ा वो इतनी अच्छी खेलने पे से कि पाकिस्तान इतनी अच्छी नहीं से पे खेलना पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेलना पे साथ असा कि उन्होंने क्रिकेट ज़्यादा अच्छी लगनी पे सी उस टाइम पर और मैं चाहनी सी कि मिगी लगना पैसा कि अगला जड़ा टेस्ट ना साइकिल हो सी उसने भी जिस तरह हो सी कि बेसबॉल इंग्लैंड जड़ा बेसबॉल टेक्निक अगर इसकी कंटिन्यू करना तो इंग्लैंड अगर फाइनल ना कंटेंडर हो सी अगले जड़ा ICC नी चैंपियंस ट्रॉफी टेस्ट चैंपियनशिप ना जड़ा फाइनल हो सी उसने वास्ते लेकिन जिसले सीरीज स्टार्ट भी हुई तो मिगी लगना पैसा कि बड़ी आसानी नाल इंग्लैंड इस बारी एशियस जीती गई लेकिन जिसले इंडिया ऑस्ट्रेलिया जीती वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने फाइनल जीती फिर मुझे थोड़ा थोड़ा लगना आया कि नहीं ऑस्ट्रेलिया लेकिन उन्होंने इक्वल है लेकिन जिसले पहला मैच आ रहे दुआ मैच आ रहे और हूँ मिगी बिल्कुल नहीं लगना कि एशियस ने बिल्कुल 3-2 तो कदा भी नहीं हो सकना लेकिन माड़ी जिसने ना दिल नहीं हमदर्दियां और बेन स्टोक्स व्यूअर्स थोड़ा या एक नक्शा खिंचने की कोशिश करने हैं कि पहले दो टेस्ट मैचेस एशियस होया कि वे तो एशियस मैं थोड़ा उसने भी एक्सप्लेन करी सटा कि बहुत सारे जो तकड़ वाले उन्होंने नहीं पता उन्हें एशियस किसकी आखने एशियस मतलब अंग्रेजी ने लफ्ज़ एशियस जिसकी असा सुहागा आखने वो जरा पीछे सुड़का लाई तो नाल पीछे रह नहीं जाना एशियस वो असा आखने एस्ट्रे दे दें तो वो उसकी एशियस आखने से नहीं बुरा मुकम्मल एक तारीख है मैं उसने तारीख दर तक ना जा सकती क्योंकि गल फिर लंबी हुई गई सी
तो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਐਸ਼ੀਆ ਸਾਖ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖ ਆ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਚਸ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਸਿਰਫ ਬੇਸਬਾਲ यानी कि ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੇਸਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ इस वास्ते इंग्लैंड अपनी पिचेस की रवायत तो हटी तो बनाया यानी इंग्लैंड की पिचेस नॉर्मली क्या असांखे तकन की मिलना कि घाह होना गेंद सही स्विंग तो सीम होना रहना तो फास्ट बॉलर्स की काफ़ी मदद मिलनी लेकिन इन्हें बिल्कुल चिट्टे विकेट आखने देसी इस्तेलाई जिसमें वह बिल्कुल तुम घाह फारे करी सको यानी खत्म करी सको तो खत्म उसी तो ब्राउन रंग ना पिच निकली नजरी अचना वो पिच बनाए सिर्फ एक इस प्रॉपर असां शॉटा मारी सकें आराम नाल शॉटा लगन कि अगर पता ग्रीन विकेट उपर शॉटा मार सा तो आउट हो सा लेकिन वो स्ट्रैटेजी इन्होंने अपने बजाय ऑस्ट्रेलिया की सूट करी कि ऑस्ट्रेलिया खूब रन्स किए तो इन्होंने नाल क्या होया कि ये रन्स करनगे तो इन्होंने को होए नहीं क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो उन्होंने को फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है इंग्लैंड क्या किया इन्होंने जी बेसिकली मिसटेक क्या की कि इंग्लैंड ने कोल जो बॉलर से वो कंडीशन ने बॉलर है यानी कि इन्होंने 2 मोस्ट सीनियर बॉलर क्रिस ब्रॉड ते जेम्स एंडरसन ये दोए उम्र ने इस हिस्से चाहिए कि तुम पेस नहीं एक्सपैक्ट करने के बहुत पेस नाल गेंद कर सकते लेकिन यह कि नई बॉल का इस्तेमाल सीम स्विंग किस लेंथ पर गेंद करना उसने मास्टर है लेकिन इन्हें की सपोर्ट चाहिए होनी है सपोर्टिव पिचेस चाहिए होनी लेकिन इन्हें चीज़ों की सपोर्ट खत्म करी सटी बॉलर वास्ते इस तरह से होया ये वे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट बॉलर तेज से तो वो तो आउट करी गए लेकिन इन्होंने फास्ट बॉलर की मदद चाहिए नहीं मदद मिली नहीं तो बिल्कुल जीरो हो गए इन्होंने फास्ट बॉलर पहले टेस्ट में यही मिस्टेक दूसरे टेस्ट में यही मिस्टेक पहले टेस्ट में इन्हें विकेट कीपिंग नहीं बड़े लैप्सेस तक मिले बेस्टो को जिन्होंने विकेट कीपर है उसने बाद लंबी बैटिंग खिडाने चक्कर है जिन्हें अपनी बॉलिंग पर कंप्रोमाइज़ करने 2 टेस्ट फिर हारी तो बाद जिन्हें की समझ आई कि भाई ये जो अस बेसबॉल खेलने पे ये सिर्फ एक जिद की वजह तो अस 2 टेस्ट आ रहे हैं अगर रवायती कोई पिच बनाना तो शायद बेहतर नतीजा पे यार जो लोग पिटने रहे कि मार्क वुड की शामिल करो लोग पिटने रहे क्रिस वोक्स की शामिल करो तो उन्हें लेट समझ आई ਹੁਣ 3 ਟੈਸਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾ ਮਾਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ 3 ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਵੁਡ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਪੇਸ ਬੋਲਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਸਟੈਸਟ ਬੋਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ ਆਏ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਓਲੀ ਪॉप ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਰਸਨ ਆਪਣਾ हैरी ब्रूक बारी करसन उन थोड़ी देर पहले तक नहीं सूरत आ रही थी कि जी 147 ऊपर 4 आउट से ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट रखियां लेकिन उसने बाद काफ़ी अग्रेशन शो किया ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ताकि वो डोमिनेट करी सकन सिचुएशन ये वे अजे तक नहीं अगर तुम स्कोर कार्ड थोड़ा शेयर करिए तो वार्नर पहली विकेट सी जिन्हें कि ब्रॉड आउट किया 4 रन बनाई सके 13 रन बनाने के बाद उस्मान ख्वाजा की बोल्ड किया मार्क वुड खूबसूरत गेंद सा यकीन मनो कि दिल खुश हो गया तो पेस स्पेस यार असा आखने तो वाकई एक गल प्रूव की थी मानुस लबुशेन अच्छे दिखने से लेकिन ज़्यादा लंबी इनिंग्स नहीं खेली सके 21 रन पर क्रिस वोक्स उन्होंने विकेट हासिल की थी ब्रॉड 22 रन पर एक इंपॉर्टेंट स्मिथ ने विकेट हासिल की थी तो ट्रेविस हेड तो मार्च के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी जिसमें मिचेल मार्श बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलने पे थोड़ी देर पहले ही ना अपने 50 रन मुकम्मल किए थे सिर्फ 59 गेंदा ऊपर 6 चौके 2 छक्के लाए इसने तो ट्रेविस हेड 20 रन पर नॉट आउट से एक बड़ी इंपॉर्टेंट काउंटर अटैक किया ऑस्ट्रेलिया हालांकि एक ये जो मोमेंट था कि 85 पर 4 आउट हो गए से इन्होंने लेकिन उसने बाद एक अच्छी पार्टनरशिप असा तकन मिली हम तकने कि जी एग्रेसिव तो खेलने पे लेकिन चूंकि इंग्लैंड ने बॉलिंग अटैक काफ़ी बेहतर है तो लगना है कि इसने बाद एलेक्स कैरी रही गई कि 1-2 विकेट अगर टठी गई हैं तो आज ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग ने अख्ताम भी हो सकना तो बड़ा ख्याल है कि अगर 250 ने नेड़े तरेड़ा है या 300 थला थला अगर इंग्लैंड बड़ा जाती राय है कि आउट करेगी ना की तो फिर गल बनी सकती बिल्कुल अमर लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जी बड़े माइंड चाहिए कि पहले टेस्ट मैच में भी बेन स्टॉक टॉस जीते दूसरे टेस्ट मैच में भी बेन स्टॉक जड़ा टॉस जीते त्रीजे टेस्ट मैच में भी बेन स्टॉक टॉस जीती के पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करने ना मौका देने पे अगर पाकिस्तान ना कोई कप्तान अवैर और ये फैसला और लगातार करे और 2 टेस्ट मैच पहले जड़ा वो टॉस जीती के पहले फील्डिंग करी के 2 टेस्ट मैच हारी चुके हुआ है उसने पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुआ है लेकिन अमर एक जी बेयर स्टोन है जड़ा पिछले मैच होया तुसा उसने बारे मतलब ओवरऑल इसने बारे जड़ा बहुत ज़्यादा लोग जड़ा क्रिटिसाइज भी किया एलेक्स कैरी की लेकिन जेडे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसने हिसाब नाल वो आउट तो है सा लेकिन तुसा की क्या लगना कि मतलब वो क्या है कि जेंटलमैन गेम रूल्स और ये चीज़ें सारी मैं इसके ऊपर एक बड़ी सीधी जी गल देखिए मैं इसको उर्दू में बता देता हूँ ताकि सब सुनने वालों को समझ आ जाए
जो भी क्रिकेट की कानून के किताब में लिखा हुआ है ना, उस पे अमल करना जो है वो जब कानून के मुताबिक है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये अजीब सा रोना मुझे समझ नहीं आती है कि जी जब आपका जिसको आउट कहते हैं ना कि बैट्समैन बाहर निकल जाए बॉलर लगा जिसको मनकत कहते हैं, उस पे भी ये रोना धोना रहता है। और अभी जिस तरह से आउट हुए बेस्टो, उस पे भी रोना धोना रहता है। ठीक ठीक है, वो उस पे भी रोना धोना लगा रहता है। बात यह है कि जो बात इतनी सी है कि जो भी किया विद इन द रूल था, बैट्समैन की गलती है। आप कैसे देखे बगैर आप बॉल डेड नहीं हुआ। अब ये बॉल डेड क्या होता है इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लंबी बात है, लंबी बात होगी, लेकिन सिंपल इज दैट कि जो भी उन्होंने किया विद इन द रूल था। और ये इमोशनल बातों के लिए बहुत अच्छी है कि जी स्पिरिट ऑफ द गेम को नहीं देखा जाता है लॉ को। तो हम इस वक्त चूंकि एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जब लौट कर आएंगे तो बाकी गुफ्तगू को यहीं से लेकर आगे चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद आपने एक बार फिर प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगने विच गुफ्तगू चलनी पई सी जी। असां गल करसां जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विच तुसां की पता जेडे एक्टिव लोग है, अगर नहीं पता तो मैं एक बारी एक रीकैप जरूर देना चाहता जी कि क्या कुछ होना रहा पिछले दिसंबर में विच एक वाकया होया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक वो नोटिफिकेशन आया जिस विच जेडे एक पुराना क्रिकेट बोर्ड सा उसकी फौरी तौर पर तहलील दिता गया तो PM की तरफों नवी एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जी PCB के मामलों की डील करती दिसंबर जड़ा जी वो टाइम लाइन ना उर्दू दसी छोड़ो। अच्छा, और ना भी दसी छोड़ो कि केड़ा चेयरमैन था। चले मैं उर्दू में बता देता हूँ। तो खैर बहरहाल जो अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगती है मुझे। दिसंबर में होता ये है कि अपना मैनेजमेंट कमेटी आती है जिसके सरबराह नजम सेठी होते हैं और नजम सेठी होते हैं और नजम सेठी के साथ और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर बनते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होता है, ये तो एक अबूरी बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाए गए, लेकिन जो उस वक्त आइन चल रहा था वो 2019 का कॉल होते हैं। हम कॉल भी लेते हैं जी, एक कॉलर चूँकि हमारे साथ आ चुके हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कामरान भाई, फजलुर रहमान लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। फजलुर रहमान साहब क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर चीफ के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि रमीज राजा ठीक थे, जो अब भी हैं वो भी ठीक हैं। अच्छा, तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि सरफराज कितनी देर से खेल रहा है, उसको अभी भी टीम में रखा हुआ है। जो हमारे स्टार हीरो प्लेयर हैं जैसे बिलाल आसिफ है, हैदर अली है और अब्दुल्ला शफीक है, हैदर अली, उनको टीम में रखना चाहिए जैसे स्टार हीरो प्लेयर है। ये सरफराज इतनी 50-60 साल से खेल रहा है, उसको अभी भी साल में रखा है। ये क्या चक्कर है, ये क्या गेम है? ये क्या गेम है? बिल्कुल ठीक है, इस पे बात करते हैं। क्या गेम है? ठीक है, बिल्कुल ये क्या गेम है? ये क्या गेम है? ये क्या गेम है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा सरफराज अहमद 50 साल अब्दुल्ला से खेल रहे हैं। खेल रहे हैं ना, अब्दुल्ला शफीक भी हैं। फजलुर रहमान भाई, आप स्क्वाड क्यों नहीं पढ़ते? आपके आधे गिले शिकवे यकीन मानिए दूर हो जाएंगे अगर आप एक बार स्क्वाड जो सिलेक्ट होता है ना, अभी टेस्ट सीरीज को सिलेक्ट हुई है उसमें अब्दुल्ला शफीक हैं और कह रहे सरफराज अहमद 50 साल से खेल रहे थे, तो उनकी उम्र नहीं है भाई। उनकी उम्र नहीं है। खैर मैं टाइम लाइन की बात मुकम्मल कर लूँ। फिर वो मैनेजमेंट कमेटी में आए, मैनेजमेंट कमेटी आई, उनको 3 से 4 माह का वक्त दिया गया, फिर उनका टेन्योर 2 माह के लिए एक्सटेंड किया गया। फिर एक नई रेस शुरू होगी कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि चूंकि ये जो बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी की वजारत हमारे पास है तो चेयरमैन हम इसके अंडर आता है ये PCB के मामला, तो चेयरमैन हमारा होना चाहिए। और ज़का अशरफ जो कि पहले भी PCB के चेयरमैन रह चुके हैं वो उम्मीदवार बन के सामने आए। नजम सेठी साहब ने नवाज शरीफ साहब और नून लीग के लोगों से मुलाकातें की। ज़का अशरफ जो है वो एहसान मज़ारी साहब जो है उनसे काफ़ी मुलाकात में रहे, लेकिन बिल आखिर जो है वो जीत एहसान मज़ारी साहब की हुई और ज़का अशरफ की कि नजम सेठी को जो है वो छोड़ना पड़ा और जो अपना टेन्योर ख़त्म होते ही वो सब कुछ तहलील भी हो गया। लेकिन जाते हुए वो एक आखिरी दिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक नए बना के चले गए। इस बीच में PCB ने ऐलान किया कि नए जो जब तक नए PCB के चेयरमैन का इलेक्शन होता है तब तक के लिए एक उबूरी चेयरमैन जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे PCB के, उनको उबूरी चेयरमैन लगा दिया गया और उन्होंने अगले आते साथ ही नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो लगा दिए। इसके ऊपर बहुत सारे लोग अदालतों में चले गए जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इनके इस्तेकाक ही नहीं है कि नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जो है वो ऐलान कर सकें, ये इनकी जो है इनके पास ये पावर ही नहीं है, तो ये किस तरह से इन्होंने कर दिया। खैर ये कुछ मामला चलता रहा, हाई कोर्ट में स्टे हो गए, 3-4 हाई कोर्ट्स में हुआ, एक में वो स्टे खारिज हो गया, 3 में अभी चल रहा था। काफ़ी रोज़ हर रोज़ एक नई खबर सुनने को मिलती थी। फिर एक खबर PCB ने शेयर कर दी कि जनूबी अफ्रीका में एक ICC की मीटिंग होने जा रही है जिसमें जो COO हैं सलमान नसीर वो होंगे और साथ ज़का अशरफ होंगे। तो फिर अचानक से मीडिया में शोर मचा के ज़का अशरफ को तो बोर्ड ऑफ गवर्नर
के लिए नामजद पीसीबी किया है अलॉन्ग विद रमदे साहब, तो अभी तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर की नामजद बनते हैं, वो पीसीबी चेयरमैन के तौर पे कैसे जा सकते हैं या किस कैपेसिटी में वो नुमाइंदगी करेंगे? तो पीसीबी को जल्दी से वो ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। फिर बहरहाल ये सारी चेमगोइयों में इलेक्शन अदालतों में स्टे थे, तो ऊपर से एक और यानी कल धमाका नया एक ऑर्डर आया जिसमें जी एक नया लेटर इशू हो गया जिसमें कहा कि जी हम नई मैनेजमेंट कमेटी का ऐलान हो गया। उस नई मैनेजमेंट कमेटी में ज़का अशरफ उसको लीड कर रहे हैं, यानी कि वो अब एक्टिंग इस मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बन चुकी है। और उसके बाद उसमें दीगर मेंबरान में मैं थोड़ी तफसील उसकी शेयर कर दूं। इसमें जी ज़का अशरफ जो एक्स पीसीबी चेयरमैन है वो चेयरमैन है इस मैनेजमेंट कमेटी के। इसी तरह बाकी दीगर मेंबरान में कलीमुल्लाह खान हैं, अशफाक अख्तर हैं, मोहम्मद मुसद्दिक इस्लाम हैं, अजमत परवेज़ हैं, ज़हीर अब्बास हैं, खुरम करीम सोमरो हैं, ख्वाजा नदीम हैं, मुस्तफ़ा रमदे हैं और जुल्फ़िकार मलिक साहब हैं। अब इसमें पिछली मैनेजमेंट कमेटी को भी आप देख लें और इस मैनेजमेंट कमेटी को भी देख लें, अफसोस की बात यह है एक भी नामवर क्रिकेटर नहीं है, यानी खेल क्रिकेट का और लोग कोई और हैं। ये कैसे हो सकता है? किस मुल्क में आप रह रहे हैं? अच्छा अहमद, ये कौन लोग हैं? हम नहीं जानते। क्रिकेटर वाले नहीं हैं? ज़हीर अब्बास क्रिकेटर वाले तो नहीं? ये अब ये चेक करना पड़ेगा। मेरा ये वो ज़हीर अब्बास नहीं है, ये वो ज़हीर अब्बास नहीं है, ये दूसरे ज़हीर अब्बास हैं। तो मतलब आप क्रिकेट चला रहे हैं और आप एक भी क्रिकेटर नहीं है। तो पॉइंट इज दैट कि यार ये एक मैनेजरियल होते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन इसमें बीओजी में क्रिकेटर्स की नुमाइंदगी लाजमी है, क्योंकि क्रिकेटर की नुमाइंदगी के बगैर जिसने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है वही तो बताएगा आपको क्रिकेट कैसे चलानी है। लेकिन अहमद अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पिछली जो कमेटी थी जिन्होंने ये आपकी चीफ सेलेक्टर रखा, उसमें बहुत सारे और लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया था, कुछ लोगों को वो जिसे कहते हैं कि परमानेंट जॉब्स भी देकर गए। उसके बाद जो ये टीम मैनेजमेंट है, उसके अलावा जो आपका हेड कोच है, ये सारे कोचेस हैं, इनका अब क्या होगा? दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। देखें यही मसला है कि हमारे यहाँ जब कोई नई टीम आती है वो हमेशा तब्दीलियाँ करती है, उखाड़ पछाड़ करती है, और यही होगा। इससे होता क्या है, सिस्टम इंस्टेबिलिटी से क्या होता है कि क्रिकेट सही नहीं होती, क्रिकेट सही से क्या होता है कि सही रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते। तो जब तक मैं फिर बार बार इस प्रोग्राम में नुक्ता दोहराता हूँ कि आपके आइन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की ज़रूरत है। आपका बोर्ड की जो इलेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग हो कि पीएम का यानी पैटर्न इन चीफ का कोई लेना देना ना हो, इलेक्शन के ऊपर कोई नज़रअंदाज ना हो। एक जेन्युइन जमहूरी निज़ाम होना चाहिए जिसमें एसोसिएशन और डिपार्टमेंट के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेंबर होते हैं उनका मुंतखब होना भी जेन्युइन हो, सही तरीके से, और फिर वो उनकी जेन्युइन वोटिंग के तहत जो है वो एक नया आपका सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुंतखब हो। लग यही रहा है कि 4 महीने के लिए ये कमेटी है। उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शंस भी होने हैं तो एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी और फिर वो नई गवर्नमेंट एक अपना जो है वो चेयरमैन पीसीबी लेकर आएगी। तो हमें सबको तैयार रहना चाहिए एक और चेयरमैन पीसीबी के लिए। और फिर अहमद, क्योंकि अभी जो नजम सेठी साहब थे उनके बारे में एहसान वज़ारी साहब ने ये कहा था कि हमने उन्हें मामलात सही करने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए एक कमेटी का चेयरमैन बनाया था और वो खुद उम्मीदवार बन गए चेयरमैन के। तो क्या यही रूल अप्लाई होगा ज़का अशरफ के ऊपर कि अगर वो उनको भी हमने जो है वो मामलात सही करने के लिए जो चेयरमैन लगाया है तो क्या वो कल को खुद उम्मीदवार बनेंगे चेयरमैन के या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है जी। और हम ये कहते हैं कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, और प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अब जो इलेक्शंस हुए हैं रीजन्स के, क्या ये उसको तो नहीं चैलेंज कर देंगे? या जो बहरहाल ये काफ़ी तवील बहस इस पर, क्रिकेट के जो कानूनी माहिर हैं उनको हम आगे किसी प्रोग्राम में ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें मज़ीद रहनुमाई की जा सके कि इसमें आके क्या हो सकता है और क्या सिचुएशन किस करवट बैठेगी। तो खैर बहरहाल ये मैनेजमेंट कमेटी और ये सारी सूरत हाल थी मारिया। अब हम मूव करते हैं जी, गल थोड़ा अपनी लोकल जुबान च करने हैं जी। तो गल करसा जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तुसा की पता है कि श्रीलंका ने दौरा करना, तो श्रीलंका ने खिलाफ पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस खेडने। तो उस तो पहले उसने तैयारी आस्ते कराची ट्रेनिंग जी सैशन है या ट्रेनिंग कैंप है वो जारी हो सारी है। तो वो भी उस पाकिस्तान ने सारे प्लेयर्स जो उसकी ज्वाइन करी किया। कुछ पाकिस्तानी प्लेयर इंग्लैंड तो आ रहे थे उन्हें भी ज्वाइन करी किया, कुछ हज आस्ते गए से उन्हें भी ज्वाइन करी किया। तो रौनक बहाल हुई गई नेशनल स्टेडियम कराची ने विच। मारिया कितनी खुशी हुई तुसा की बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, सरफराज अहमद सारे प्लेयर एक बार फिर जैल हो गए, इकट्ठे हो गए। एम्बर मतलब अगर पाकिस्तान की सिचुएशन देखो तो इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग सी, और उस अलावा पाकिस्तान की टीम क्रिकेट भी नहीं खेडनी सी। जो पिछले 2 महीने से जिसने पाकिस्तान टीम जो फ्री सी, पाकिस्तान टीम कोई टूर नहीं पिसी करनी, उस वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव रहे
क्रिकेट फैंस वास्ते भी और सारे लोगों वास्ते भी गुड टू सी कि सारे प्लेयर्स दोबारा ग्राउंड च और श्रीलंका ने टूर वास्ते टेस्ट क्रिकेट में कि बड़ा मज़ा आ टेस्ट क्रिकेट ना और एशिज थोड़ा बहुत डिप्रेशन कम भी किया था लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज़ अ रियल क्रिकेट जिसके साथ सारे आखने और उसकी तुसां तको तुसां की प्लेयर दियां टेक्निक्स ने हवाले नाल और प्लेयर ने अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी मारिया से मजीद गल भी कर सा एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई अमर बताइए। भाई अली अर्ज कर रहा हूँ जी बोलिए। जी। मुझे श्रीलंका जो टूर आ रहा है जुलाई में तो उस हवाले से बात करनी है जी करें। क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देख के ये गोल टेस्ट हो गया या इस तरह का जो दूसरा एवेन्यू है वहाँ बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। तो आप क्या समझते हैं इस बार भी उसी स्ट्रेटेजी के साथ हम जाएंगे पाकिस्तानी टीम और कामयाबी या आपको क्या लगता है कि या हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी ठीक है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इनके सवाल के ऊपर मारिया चलें डिस्कशन को। देखिए श्रीलंका किसी भी जो अच्छी टेस्ट प्लेइंग नेशन होती है ना, चाहे वो जैसी भी हो, उसकी होम कंडीशन में उसको हराना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। तो पहला टेस्ट एक आउटस्टैंडिंग मुझे याद है कि इनिंग्स खेली थी अब्दुल्ला शफीक ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता था और दूसरे टेस्ट में हमें शिकस्त हुई थी। तो पाकिस्तान जो है सलाहियत तो भरपूर रखता है, लेकिन मैं एक थोड़ा नक्शा खींचना चाहूँगा कि आपका डोमेस्टिक अपने पिछले 4 सीज़न उठा के देख लें, आपको शायद ही कोई ऐसा विकेट मिला हो जहाँ पे इस तरह का टर्न हो जिस तरह के श्रीलंका में टर्निंग पिचेस बनती हैं। तो जब तक आपके प्लेयर को एक उस तरह की पिचेस नहीं मिलती तो उसको आदत नहीं होती उतनी ज़्यादा स्पिन को खेलने की, टैकल करने की। और यही वजह होती है कि जब ज़्यादा मुश्किल स्पिनर आते हैं, जहाँ पे गेंद टर्न होता है ना, वहाँ पर आम बॉल मुश्किल हो जाता है खेलना। जैसे प्रभत जयसूर्या ने हमें बहुत परेशान किया था, क्योंकि वो उनका एक्शन ऐसा है, वो टर्न करते हैं, टर्न के साथ जो उनका आम बॉल होता है जो कि स्पिन नहीं होता है, एंगल के साथ अंदर की तरफ आता है, तो वो बैट्समैन को वो रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो काफ़ी डेंजरस है, स्पेशली श्रीलंकन कंडीशंस में। और उनका जब से इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत आउटस्टैंडिंग है और हमें बहुत ट्रबल किया था उन्होंने, प्रभत जयसूर्या ने। हमारा जो स्पिन अटैक है डिसेंट ज़रूर है, अबरार से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी बेहतर हो सकता था। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे एक थोड़ी कमी लगती है कि अगर यहाँ पे जफ़र गौर जैसे जो बॉल को प्रॉपर टर्न करते हैं, ऐसा एक स्पिनर हम साथ लेके जाते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। बहरहाल पाकिस्तान अच्छी उम्मीद है, अच्छे मुकाबले की उम्मीद है। फास्ट बॉलिंग में थोड़े से डाउट ज़रूर हैं, क्योंकि शाहीन जो हैं वो क्या टेस्ट क्रिकेट अब लास्ट टाइम श्रीलंका के दौरे में इंजर्ड हुए थे, अब फिर उनकी वापसी श्रीलंका में हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में किस तरह से वो बॉल करेंगे ये एक सवालिया निशान है, कर सकेंगे उस तरह की नहीं कर सकेंगे। फिर हसन अली ठीक है, काउंटी क्रिकेट में सपोर्टिव कंडीशंस होती हैं, वहाँ तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में मामला ज़रा मुख्तलिफ होगा, तो वहाँ पे किस तरह से बॉल करेंगे। तो मुझे अपनी बॉलिंग के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहे हैं कि उसमें थोड़े डाउट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो खदशात हैं ये गलत साबित करेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह से अमर ने कहा कि बॉलिंग में स्पिनर्स को ज़रूरत है पाकिस्तान को, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के पास ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट हर इनिंग में 5-5 या 4-4 विकटें जो है वो ले सके। लेकिन अमर तुसां को मैं पूछना चाहनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बैटिंग लाइनअप अगर उसने पर गल करो, श्रीलंका ने जी कंडीशन या पाकिस्तान ने जी बैटिंग जी पाकिस्तान स्क्वाड प्लेयर सिलेक्ट होए, तुसां उन्हें किस तरह तकड़े हो? देखो बैट्समैन ठीक है, काफ़ी अच्छे प्लेयर भी है इस पिच, लेकिन एक चीज़ जो मी माइंड सेट नज़र आना पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना मैनेजमेंट ना वो शान मसूद की नंबर 3 ऊपर खिडासन, ठीक है। शान भी जदों जिस वेला टर्न ज़्यादा होना, एक नॉर्मल टर्न होना, स्लो टर्न उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस तरह टर्न ज़्यादा अगर जो रवायती पिच बननी गॉल नहीं, श्रीलंका जिस तरह पिचेस प्रिपेयर करना ज़्यादा हुआ तो शान मसूद की भी प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो उत्थे भी थोड़ा जा वो लगना कि यार प्रॉब्लम है, उन्हें ऑफ स्पिनर भी उन्होंने को अच्छे, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी उन्होंने को अच्छे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सन। आई डोंट नो कि उन्हें प्रॉपर एक बैट्समैन इंतखाब ना किया। इससे उस्मान सलाउद्दीन है, बड़े सीनियर प्लेयर है, हर सीजन ही रन करने पे पिछले 7-8 सीजन तो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया गया। आई डोंट नो लाइकिंग ने क्या वजह है, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया गया। कामरान गुलाम से तो एक जेनवन बैटर देखो उसमें जाना चाहिए ना, तक लास्ट ईयर साउथ शकील की पिक किया जरा बड़ा मेच्योर प्लेयर सा डोमेस्टिक ने उस बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इस तरह एक और कोई अच्छा प्लेयर ऐड करने तो बड़ा ख्याल है कि बैटिंग और स्ट्रॉन्ग हो सकनी सी। ओवरऑल फिर ये ना वैना कि सारी जिम्मेदारी बाबर ने ऊपर आ रहा है
कि जी बाबर ही सेव करना फिर वो गल बन सी ना। बिल्कुल बाबर आजम ने वो सारी जिम्मेदारी जड़ा वो आखिर एमर पाकिस्तान टीम ने फास्ट बॉलिंग कोच हाले तक पाकिस्तान टीम की ज्वाइन नहीं किया मोने मौकल उन्होंने हवाले नाल तुसां कोल कोई अपडेट है कि पाकिस्तान टीम की डायरेक्ट कॉलेज गची ज्वाइन कर सन। देखो अपना वैसे ते मैं आखसा कि उनकी वीज़ा ने इशू से कि अजे तक वीज़ा नहीं उनकी जारी हुआ तो वो थोड़ा जिहा इशू सा अजे तक उसके ऊपर कोई क्लियर खबर नहीं आई कि उनकी वीज़ा कदों मिलसी किस विले मिलसी तो उस हवाले नाल ये आखसा कि आई होप कि उनकी जल्दी वीज़ा मिली जाए तो वो ज्वाइन करन। थोड़ी जी गल करी कहने हैं जी अपना पाकिस्तान ने टेस्ट स्क्वाड ने ऊपर कि जी केड़े प्लेयर शामिल है पाकिस्तान ने टेस्ट स्क्वाड ने विच काफ़ी सारे ना इस विच शामिल किए गए जिस विच गल करिए तो बैट्समैन की जिक्र करिए जेडे श्रीलंका के खिलाफ है उस विच बाबर आजम में अब्दुल्ला शफीक इमामुल हक मोहम्मद हुरैरा शान मसूद तसऊद शकील हुरैरा एक अच्छा इजाफा काफ़ी परफॉर्म किया लास्ट दो सीजन टॉप किए एज अ बैट्समैन मोहम्मद हुरैरा यंग ओपनिंग बैट्समैन फ्रॉम सियालकोट ये शुएब मलिक जेडे उन्होंने भतीजे भी है तो ऑलराउंडर ने गल करिए सलमान अली आगा मोहम्मद नवाज तो आमिर जमाल पे कोई अच्छी बॉलिंग की सी लास्ट कायद ट्रॉफी ने जो सीजन सा उस पर टॉप विकेट टेकर भी से फाइनल ने कायद ट्रॉफी ने लास्ट ईयर बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग स्पैल किया सा आमिर जमाल इस नाल बॉलिंग की गल की जाए तो अबरार अहमद हसन अली नसीम शाह नुमान अली तो शाहीन शाह अफरीदी स्पिन डिपार्टमेंट अजे भी मैं ज़ाती तौर पर तुसा आखा था इतना मुतमिन नहीं है तो कॉलर मेरा ख्याल असन मौजूद है एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर आवाज़ नहीं आ पा रही कॉलर की तो खैर यहीं से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे लेके चलेंगे। तो हम थोड़ा सा स्क्वाड की बात कर रहे थे मारिया तो ओवरऑल मेरा ये ख्याल है कि ठीक है हमारी बैटिंग में कुछ एक्सपीरियंस है जिसमें बाबर हैं सरफराज अहमद हैं बैकअप में रिजवान हैं और इसके साथ जो आपके साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मुझे थोड़ा डाउट्स जो है वो बॉलिंग में ज़्यादा है स्पिन बॉलिंग में स्पेसिफिकली स्पिन में और फास्ट बॉलिंग में भी क्योंकि शाहीन कम बैक कर रहे हैं तो हसन अली हसन भी कम बैक कर रहे हैं तो इसमें थोड़े से डाउट ज़रूर हो सकता है कि वो हमारी तवक्कुआत से बेहतर परफॉर्म करें। विकेट कीपर अगर मैं आपसे पूछूं कौन खेलेगा आप अगर कोच होते आप कप्तान होते सरफराज या रिजवान? सरफराज अहमद। उसकी वजह ये है कि अच्छा इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ना सोशल मीडिया एक गलत तासुर दे देता है। देखिए ठीक है उनसे जो लास्ट सीरीज में सरफराज खेले थे जिसमें कमबैक हुआ था उनसे कुछ चांसेस मिस हो गए थे लेकिन ये हो जाता है अपने पूरे करियर में ओवरऑल सरफराज अहमद बुरे विकेट कीपर के तौर पे अपनी शोहरत नहीं रखते उनकी विकेट कीपिंग हमेशा से अच्छी रही है। हाँ रिजवान कीपिंग में बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये एक अलग बात है लेकिन ये है कि सरफराज भी बुरे नहीं है और सरफराज ने जिस तरह की बैटिंग की थी मैन ऑफ द सीरीज थे लास्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ तो मेरा ख्याल है कि उस परफॉर्मेंस के बाद तो उनको आप नहीं बिठा सकते ना तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो वही होंगे। इसी बात को आगे ले जाते हुए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मारिया आप उसके वाले से कुछ बात करना चाहते हैं? बिल्कुल अमर बाबर आजम ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें से पहला सवाल उनसे हुआ कि वो पाकिस्तान टीम जो है वो डेफिनेटली फैसला तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि इंडिया पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप पे जाएगी या नहीं जाएगी उसके हवाले से टीम की तैयारियां कैसी हैं तो बाबर आजम ने कहा कि पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है फिटनेस के ऊपर भी हम कर रहे हैं। अच्छा भाई ये काम करते हैं पहले ले लेते हैं एक ब्रेक और उस वेलकम बैक सां पे तकने प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैच तो सां पे गल करने से बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हवाले नाल कि बाबर आजम जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी श्रीलंका ने जो दौरा है उसने पहले जी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने भी बाबर आजम किहड़ियां गल्लां कीतियां। पहली गल तो उन्हें की थी कि जिस तरह अहमद मैं उन्होंने को पहला सवाल पूछी था कि अगर तुसें कप्तान बनाया जाए तो सरफराज खेड़सन या रिजवान खेड़सन तो बाबर आजम आखे कि मिगी लगना कि रिजवान की बिठाना चाहिए ना और सैफी भाई की जड़ा है उन्हें खिडाना चाहिए ना क्योंकि सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड बेहतरीन रही सी सीरीज़ ने बैट्समैन भी हुए तामर मौका देना चाहिए ना लेकिन उसने बाद उन्होंने सवाल होया कि वाइस कैप्टन जड़ा है उन्हें बिठाई सकते उन्होंने आख्या कि ज़रूरी नहीं है कि वाइस कैप्टन जो है उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए हम अपनी जो प्लेइंग 11 है वो कंडीशंस को देखकर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा जो हमेशा ये कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो अपने दोस्तों को कोशिश करता है कि वो उनको प्लेइंग 11 में सिलेक्ट करे। देखें मैं ये कहूँगा कि लोगों का क्या है लोग कहने को तो कुछ भी कह देते हैं बिल्कुल ऐसे ही ठीक है तो वो आखने ना जी कि आखण वाले तो कहीं भी आखी सकते हैं
लेकिन इस तरह नहीं होना जिहड़े टॉप लैवल उपर जिहड़ी गल होनी उस विच कोई रीजनिंग होनी, कोई लॉजिक उपर टीम सिलेक्शन होनी या उसने दी तैयारी होनी। तो बहरहाल अगली भी न्यूज़ मारिया को मौजूद है जी। एक तो ये डिस्कशन हुई कि जी सरफराज अहमद विकेट कीपर बैट्समैन हुसन लास्ट मैन ऑफ द सीरीज से लास्ट टेस्ट सीरीज जी पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेडी सी, तो किस तरह वो बाहर बही सकने, तो ये तो ऑब्वियस गल है। लेकिन अगला जो टॉपिक सा उसने पर बाबर आजम को सवाल होया कि पाकिस्तान टीम इंडिया जड़ा अगर गसनी विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट तो फिर पाकिस्तान टीम किस तरह की प्रिपरेशन है, पाकिस्तान टीम उस हवाले नाल कितनी एक्साइटेड है। तो पाकिस्तान बाबर आजम इसने जवाब दिता है कि पाकिस्तान टीम अपनी प्रैक्टिस करनी पई, पाकिस्तान टीम क्रिकेट कुरै भी होवे पाकिस्तान टीम उत्थे गच्ची खेलने वास्ते तैयार है। असां सिर्फ इंडिया नाल खेलने वास्ते ना गसने पे, असां बाकी भी 9 मैचेस जड़ा है खेलने टोटल, और 9 मैचेस अगर असां जितसां अगर असां अगले मरहले विच क्वालीफाई करसां। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है जी। क्योंकि इस सारी स्टेटमेंट विच मारिया ये चीज़ क्लीयर होएगी कि बाबर आजम ने आख्या कि असां फोकस सिर्फ इंडिया नहीं कि असां इंडिया को जीती तो मैच अगे पहुंचा या सिर्फ असां टारगेट है कि इंडिया के हरां तो अगे कोई असां टारगेट नहीं। बड़ी पॉजिटिव गल की है कि असां सोच बड़ी है, असां इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड कप में टीमां के टारगेट कर रहे हैं, असां जी नजर आई वो पूरे कप ऊपर ही ना कि सिर्फ इंडिया ऊपर। लेकिन अमर एक को मैं सवाल ऐसा पूछना कि सौरभ गंगोली बड़े मतलब एक्स क्रिकेटर रहे इंडिया ने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान और इंडिया ने मैच जड़ा इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जड़ा वन साइडेड मैचेस होने असाने पाकिस्तान नाल, असा इस बेहतर है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पर फोकस करा, असा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो गल्लां हुण गईयां आईयां, असां आखने ना वो गल्लां हुण गईयां आईयां। गंगोली साहब तुसां काबिल एहतराम हो, ये इंटरनेशनल इंडिया ने कप्तान रहे हो, तो गल ये कि हर एरा नहीं गल होनी। पुराने एक दौर सा कि असां तुसां इतना हराने सा कि तुसां खेडने तो असां कोलों डरने सो। मैं इमरान खान साहब जिस वेले पाकिस्तान ने कप्तान से पाकिस्तान बहुत हराया इंडिया की, वही वजह है कि अज भी असां ने ओडीआईज असां दी विक्ट्री तुसां कोलों ज्यादा है। हाँ ठीक है, एक बैड पैच आया 2003 आईसीसी ने इवेंट ही जैसा उन्हां कोल ना जीते सके 2003-4 बाद बैड पैच आया, असां दी टीम उन्होंने मजबूत होएगी, असां ने उस तरह नहीं असां हारने रहे हैं। लेकिन तुसां तको आईसीसी ने विच असां T20 वर्ल्ड कप 2021 विच तुसां की 10 विकेटां तो हराया, उसने बाद एशिया कप विच तुसां की शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप ने मैच ऑलमोस्ट असां जीती रहे सा और नो बॉल वाली कंट्रोवर्सी आके पीछे मामलात होए, वरना क्या बताओ मैच भी असां जीती के छा। बिल्कुल, और एशिया कप ने जेड़ा दूसरा मैच है वो भी क्लोज मैच था, वो भी इतना मैच नहीं सारे मैच क्लोज होए। ते हुण ते बड़ा टक्कर ना मुकाबला है जी, हुण असां दी टीम भी बहुत चंगी है। तुसां जे पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला इतना अहम ना वै तो ब्रॉडकास्टर सब तो ज्यादा डिमांड क्या करने के पाकिस्तान इंडिया ना मैच कराओ और संडे की कराओ स्पॉन्सरशिप सब तो ज्यादा पूरी दुनिया क्रिकेट मैच है पाकिस्तान इंडिया ने विकना कराई किनो कंपैरिजन कराई किनो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने मैच ना कराई किन्या तो चेक करी किन्या तो पाकिस्तान इंडिया ने मैच चेक करी किन्या कितना किस मैच में ज्यादा स्पॉन्सर आ किस मैच लोग ज्यादा तकने किस मैच ना जोशो वलवला ज्यादा आ ये तुसा ने कहने चीज़ा तब्दील नहीं होनिया ये चीज़ा जी होनी है अवाम डिसाइड करनी तो अवाम की पता कि जितनी हाइप पाकिस्तान इंडिया ने मैच की होनी उतनी हाइप पूरी दुनिया किसी क्रिकेट गेम अमर पता एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की जी कैपेसिटी है 1,04,000 उसने लोग उत्थे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ना मैच भी होया ठीक है और पाकिस्तान इंडिया पता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वो भी रवायती हरीफ है और ऑस्ट्रेलिया विच मैच होना पैसा वो एमसीसी फुल नहीं होया सा लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जिला मैच होया सा आईसीसी एमसीजी फुल भी होया सा और एमसीजी ने कैपेसिटी है 1,04,000 और उससे ज़्यादा लोग एमसीसी ने अंदर से जिला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ना मैच होया सा पिछले साल वर्ल्ड कप में। अब जी बिल्कुल तो ये देखो तो खैर बरल मैं ज़रा अपने प्रोड्यूसर साहब को पूछी कि ना कि ब्रेक तो नहीं लेनी हमने अभी। अच्छा राइट बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा हम डिस्कशन को यहीं पे कंटिन्यू करेंगे थोड़ी सी अपडेट आपको देते चलें कि अब से कुछ देर पहले तक 205 रन बना लिए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पे यानी जो एक एडवांटेज हमें नजर आ रहा था इंग्लैंड के पास जब इनके 85 पे 4 आउट हो गए थे वो 100 प्लस की ये पार्टनरशिप करके अब ऑस्ट्रेलिया जो है डोमिनेट कर रहा है। इसी सारे मौके के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की थी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने कि जब गेंद मूव कर रहा था इंग्लैंड विकेट्स ले रहा था तो उन्होंने कहा था वेरी गुड टेस्ट विकेट उन्होंने टेस्ट पिच उन्होंने कहा था कि वेरी गुड टेस्ट पिच। तो अब देखेंगे कि महसूस ऐसा होता है मुझे भी पिच को देखा तो इस पिच में ठीक है थोड़ी मूवमेंट थी कैरी ज़्यादा अच्छा था लेकिन घास इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया इस पिच के अंदर भी। तो इससे महसूस ऐसा होता है अमूमन कि ऐसी पिच पहले दिन शायद थोड़ा जिसमें जूस जो होता है वह निकल जाता है बाद में बैटिंग के लिए आसान हो जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर
इंग्लैंड ने उस तरह का ग्रीन विकेट नहीं बनाया जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बहरहाल देखते हैं एक ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी रिकवरी कर ली है जी, 88 पे पहुंच के अब से कुछ देर पहले तक मिचेल मार्श जिन्होंने 95 गेंदें खेली, 14 चौके 2 छक्के लगाए, जबकि ट्रेविस हेड 34 रन पर मौजूद थे, 52 गेंदों पे 5 चौके स्टेडी खेल रहे थे, उनके साथ दे रहे थे और पार्टनरशिप बड़ी शानदार दोनों के दरमियान बन गई। तो मारिया एक तो अच्छी बात ये इनकी पार्टनरशिप की कि इस पार्टनरशिप में इन्होंने रन्स बनाए, बल्कि बहुत तेजी से रन्स बनाए। देखिए अभी तक सिर्फ 46 ओवर बॉल टेक्निक इस वक्त ऑजीज कर रहे हैं, क्योंकि 46 ओवर में 205 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, जिस तरह वनडे में अच्छा एक रन रेट होता है ना, ऑलमोस्ट वनडे के हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और बासित अली की बात किया आपने, बासित अली ने अमर को चेयरमैन पीसी बनने का जो है वो कहा था, लेकिन अमर ने इनकार कर दिया। आप नहीं बनना चाहते? नहीं, वो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं चेयरमैन पीसीबी बन जाते, मैंने कहा मेरी अम्मी मुझे इजाजत नहीं देती तो मैंने इस तरह से बात को टाल दिया। तो खैर एशेज सीरीज में भी बड़ा दिलचस्प मोड़ है। सो गोइंग फॉरवर्ड टू डिस्कस द फर्दर थिंग्स, बाबर आजम से एक सवाल और भी हुआ। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब का ये कहना था बाबर आजम से कि हम इतनी जो शिकस्त उन्होंने गिनवाई कि इतनी शिकस्तें पाकिस्तान को हुई और इतनी जगहों पे नाकामी हुई आपकी कप्तानी में, तो क्या श्रीलंका के खिलाफ हम हार गए तो आप क्या कप्तानी से इस्तीफा दे देंगे? उसका जवाब क्या दिया वो मारिया बताएं। उसका जवाब बाबर आजम ने ये दिया कि बाबर आजम ने कहा कि बिल्कुल हम, आप जो बात कर रहे हैं, हम पिछली दफ़ा श्रीलंका, आप कह रहे हैं कि हम श्रीलंका इस दफ़ा जाएंगे तो 1 साल हो जाएगा, और इस साल में हमने 9 मैचेस खेले हैं और 9 मैचेस में हम 1 मैच जो है वो जीते हैं। तो हमने जो आखिरी दफ़ा हम लास्ट ईयर श्रीलंका गए थे तो हमने वो सीरीज़ हारे नहीं थे, हमने वो सीरीज़ बराबर की थी, और बाकी बहुत सारे मामलात थे जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकी। इंजरीज़ का शिकार थे पाकिस्तान में, इनएक्सपीरियंस हमारे पास इनएक्सपीरियंस थी उस टाइम पे, हमारे पास बॉलर्स जो है हमारे इंजर्ड थे, मैन बॉलर्स, और जब तक आप टेस्ट क्रिकेट में 20 खिलाड़ी आउट नहीं करते आप जीत नहीं सकते। और फिर उन्होंने जब कप्तानी के हवाले से बाबर आजम ने कहा कि बिल्कुल अगर आपको, मेरे पास जितनी कैपेसिटी है मैं वो कर रहा हूँ, अगर कप्तानी के हवाले से आपको सवाल करना है तो आप पीसीबी आपको इससे बेहतर जवाब, मेरे से बेहतर जवाब दे सकते हैं, आप पीसीबी से पूछ लें। बिल्कुल जी, अच्छा जवाब दिया। देखिए हमारे यहाँ होता क्या है, लोग कहते हैं जी एक कप्तान का एक रोल होता है टीम को लीड करने में, लेकिन कप्तान 11 प्लेयर की जगह नहीं खेल सकता है, ठीक है ना, वो 4 या 5 बॉलर्स की जगह बॉलिंग कर सकता है, उसका काम होता है स्ट्रैटेजी बनाना। तो उसमें होता क्या है कि जब आपके पास बॉलिंग ही नहीं होगी तो फिर आप, या बैटिंग कमजोर होगी तो फिर कैसे कप्तान क्या करेगा, मतलब कोई क्या करेगा, कोई टार्जन बन जाएगा कि हर जगह खुद ही सब कुछ करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तो हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है कि लोग थोड़ा कप्तान को हर चीज़ का इल्जाम, मतलब अहमद मुझे ये बड़ा हार्श क्वेश्चन लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बाबर आजम से बहुत दफ़ा हुआ है, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये बाबर आजम से हमेशा सवाल होता है आप कप्तानी छोड़ दें, आप जो है वो सोच रहे हैं कि आप तीनों फॉर्मेट में एक कप्तानी रखें, बाकी आप छोड़ दें। आप सोचो कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में उसको आपने कप्तान नहीं बनाना तो आपके पास और कौन है जो आप चाहते हो कि बाबर के शूज़ को फिल कर सके और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर सके, और कौन इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन है जो आपको लगता है, या कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं है, बॉलर है जो बाबर आजम के शूज़ को फिल कर सकता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? जी बिल्कुल ऐसा ही है मारिया। और बाकी जो है वो कुछ हम क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें तो उसमें कुछ अपडेट है। वैसे तो उसमें एक ये है कि कुछ धचके देखने को मिले, 2 मरतबा की आलमी चैम्पियन, प्रोडेंशियल कप होता था जब क्रिकेट में वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ, 1975 का और 1979 का वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज़, द ग्रेट वेस्ट इंडीज़, उनको काली आंधी कहा जाता था, जिनके खौफ से अगली टीमें वैसे खेलने से पहले ढेर हो जाया करती थी, उनकी टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी है। 2019 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हो गए थे, हमारा कबाड़ा बहरहाल उन्होंने कर दिया था 2019 के वर्ल्ड कप में, और इस मरतबा के वर्ल्ड कप में वो नहीं जा सके। तो पॉइंट इज दैट कि यार वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट हर गुजरते साल के साथ उनकी जो सियासत है जजीरों के माबैन, क्योंकि जजीरा नुमा मुल्क है, उस सियासत और लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्वालिफायर में खेलते रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट मैचेस जो हैं वो उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सके। सो अगर हमें हाँ एक मज़े की बात कि मैं अगर आपको बता दूं, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो बाकी डिस्कशन हम आकर करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। एक बार फिर से खुशामदीद, प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैग में, आपका मेज़बान है अहमद नजीब। और थोड़ा सा नक्शा खींचते हैं जो आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 उसके क्वालिफाइंग राउंड जो चल रहा है, उसमें जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही थी इसमें, लेकिन कुछ अहम मैचेस हार के बाहर हो गई, वेस्ट इंडीज़ को बाहर कर दिया, नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड से वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त खानी पड़ी,
खैर बहरहाल अब क्या किया जा सकता है। स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स के दरमियान अभी मैच हुआ जिसमें 4 विकेटों से नीदरलैंड जो है वो उसने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। 277 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे पहले बैटिंग करते हुए स्कॉटलैंड ने, और नीदरलैंड्स जो है वो 278 रन बना लिए और नीदरलैंड्स ने टारगेट चेस कर लिया। यूएई और यूएसए यानी अमेरिका के दरमियान मैच हुआ जिसमें अभी मैच जारी है, और अब से कुछ देर पहले तक की सूरत हाल ये थी कि 58 गेंदों पे 83 रन चाहिए थे और 7 विकेटें बाकी थी। तो महसूस ऐसा होता है कि ये मैच काफ़ी टफ होगा, चेज हो भी सकता है क्योंकि विकेट्स उनके पास हैं और थोड़ा बॉल और रन का फ़र्क है। ओमान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच हुआ जो कि वेस्ट इंडीज़ ने 7 विकेटों से जीता। 221 रन बना सकी थी ओमान की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर। वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर मैच जीता। इससे कबल आयरलैंड और नेपाल के मैच में आयरलैंड बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। नेपाल ने 268 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, और सिर्फ 4 गेंदों कबल 2 विकेटों अभी रहती थी 2 विकेट्स, तो ये मैच जीता आयरलैंड ने 2 विकेटों से। और स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे में स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को हरा के उनकी भी जो उम्मीदों पे पानी फेरा था। 31 रन से स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को हराया था। एंड ये कुछ ओवरव्यू था। सो मारिया, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी वो टीमें होंगी जो क्वालिफाई कर जाएंगी? मुझे लग रहा है अमर, ये जो आपने मैच, अगर ये जो आखिरी मैच होना था नेदरलैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान, तो ये ज़रूरी था दोनों में से किसी एक टीम को जीतना। तो अब नेदरलैंड्स अगर जीत गई है तो मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। बट मुझे धचका ज़रूर लगा है वेस्ट इंडीज़ के जाने का, वेस्ट इंडीज़ की टीम। लेकिन अमर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं अपने देखने वालों को भी बता दूँ, 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें भी वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। तो पाकिस्तान उस चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो चैंपियन बना था। तो आप ये देख लें कि अभी फिर जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने क्वालिफाई नहीं किया है। तो यू नेवर नो कि पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो भी खेले। बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन ये एक फैक्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन अमर, जिम्बाब्वे 400 भी उन्होंने बनाए इस क्वालिफायर्स के अंदर, 400 भी एक मैच में उन्होंने बनाए। और फिर मुझे हैरानगी हो रही थी कि जिम्बाब्वे के अंदर इतनी अच्छी बैटिंग विकेट्स बनी हैं कि 400 जिम्बाब्वे की टीम ने बना ली। क्योंकि पाकिस्तान टीम जब वहाँ पे जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है पाकिस्तान टीम को, वहाँ पे स्लो पिचेस होती हैं, कम स्कोर बनते हैं। लेकिन डेफिनेटली जिम्बाब्वे ने अच्छा खेला। लेकिन अब जिम्बाब्वे की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, क्वालिफाई नहीं कर सकी। बड़े अच्छे इस बार एमर उनके प्लेयर थे। आप उसमें देख लें, शॉन एबेट थे, उसके बाद ये सिकंदर रजा और क्रिक एरविन थे, शॉन विलियम्स थे, सिकंदर रजा थे, रियान बुर्ल थे, वेस्ले मेदेवीरे थे। बेस्ट टीम थी मुझे लग रहा है। मडांडे थे, मुजा रबानी थे, एंगरावा थे, और बड़ी काफ़ी मिल्टन शुम्बा थे, तो गुम्बी थे, तो काफ़ी प्लेयर थे उनके। अच्छी टीम थी, ओवरऑल अच्छी साइड थी इनकी। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेट जिम्बाब्वे को का ना पहुंचना। अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। एक जो वही बात होती है, सारे टूर्नामेंट अच्छा खेल रहे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट मैच में आप हार के टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। इसको आप बुरी किस्मत भी कह सकते हैं या फिर सही मौके पे स्टेप अप ना करना भी कह सकते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको बताऊं तो हमारे पड़ोस में जो है ना, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज नॉट द बिगेस्ट राइवलरी। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे इस वक्त क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी है। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच, दोनों ने तो बड़ी उसके ऊपर बैट्स वगैरह भी लग गई थी कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच जो है, जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा देगा। मारिया, वक्त थोड़ा कलील है तो ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए, हारिस रऊफ की शादी के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें। बिल्कुल जी, आज हारिस रऊफ की बारात है और कल उनकी मेहंदी थी, परसों उनकी कवाली नाइट थी और पाकिस्तान टीम, और कल उनका वलीमा है तो 7 जुलाई को, और आज रात को हारिस रऊफ की बारात भी है। तो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स जिन्होंने आज अपना प्रैक्टिस सेशन कराची में जो है वो ख़त्म किया है, वो लोग फ्लाई करेंगे पिंडी के लिए और कल हारिस रऊफ के वलीमे में शिरकत करेंगे। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि शायद खान आफरीदी की बेटी जो है उनकी शादी है, वहाँ पर कुछ प्लेयर्स जो है वो हाज़िरी देंगे और कुछ प्लेयर जो है वो हारिस रऊफ की शादी पे आएंगे। तो पाकिस्तान टीम में इस वक्त शादियों का जो सिलसिला है इस साल बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। और हम, मेरी तरफ से, आमिर की तरफ से, K2 टेलीविज़न की तरफ से हारिस रऊफ के लिए बहुत सारी दुआएं, उनकी अगली आने वाली ज़िंदगी के लिए। आमिर, आप कुछ ऐड करना चाहें? जी बिल्कुल, हमारी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात हमारी तरफ से। एक और अहम खबर जो कि 2-3 दिन तक ये खबर जो है वो काफ़ी मीडिया पे चलती रही कि पाकिस्तान के कोपैमा आसिफ अली भट्टी ये नांगा पर्वत सर करने गए थे और वहाँ पर फंस गए थे और एक ऐसा महसूस होता था कि इनकी जान को बड़ा शदीद ख़तरा लाहक था। लेकिन वहाँ पर जो अज़रबैजान से बहुत सी मददगार टीमें वहाँ पर पहुँची और पाकिस्तान से भी काफ़ी एफर्ट हुआ, ओवरऑल सब ने बड़ी हेल्प की।
तो 2 दिन तक ये कशमकश चलती रही कि उनको रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, होगा भी नहीं होगा, उनको सक्सेसफुली रिकवर कर लिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें पहले आना शुरू हुई कि उनको रिकवर करने के लिए टीम करीब पहुंच गई है, और थोड़ी देर पहले जो खबरें लेटेस्ट जो अपडेट है उसके मुताबिक उनको रिकवर कर लिया गया है, जो बेस पॉइंट है वहाँ पर उनको ले आया गया है। और पाकिस्तान से भी साजिद अली सतपारा और नाइला कियानी वो उन्होंने भी ट्रैवल करना था उनको लेकर आने के लिए। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा सिलसिला है कि अच्छी बात है कि वो अब उनकी जान महफूज हो गई है और वो खतरे से बाहर हैं और उनको रेस्क्यू कर लिया गया। बिल्कुल ऐसे ही। और शहरोज़ जो हैं उन्होंने भी ट्वीट की थी इस हवाले से, और कल परसों तक फिर एक फेक खबरें चली थी कि वो शायद आ गए हैं बेस कैम्प में, फिर उसके अलावा फिर दोबारा से जो है वो कहा गया कि वो अभी तक उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अमर, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। मुझे लगता है कि जो आप किसी भी पहाड़ी को सर करते हो बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता होता है कि आप फंस तक सकते हो, अपनी ज़िंदगी आप बड़ी दाव पे लगाते हो। मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोग वो कौन से होंगे जो इतना ज़्यादा उनके अंदर जिसे कहते हैं करेज होगी कि वो उनको पता है कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, बर्फ के तोते गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ये काम करते हैं। लेकिन तभी तो कहते हैं कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। खैर बहरहाल व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैक, जिसमें हमने काफ़ी तफसीली डिस्कशन की, जिसमें पीसीबी के जो लीगल इशूज़ चल रहे हैं चेयरमैनशिप की दौड़ के लिए उसको डिस्कस किया, हमने एशेज सीरीज़ को डिस्कस किया, हमने पाकिस्तान के थोड़ी स्क्वाड पे बात की, हमने पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप पे बात की, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात की, ओवरऑल हमने काफ़ी और मैटर्स पे डिस्कशन की, हारिस रऊफ की बात की, हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात की है, और भी कुछ टॉपिक्स थे जिस पे हम बातचीत करते रहे। और इसके साथ साथ जो हमने अभी जो को-पैमा थे पाकिस्तान के उसकी उनकी खबर को भी प्रोग्राम कैसा बनाया। हमारी कोशिश होती है कि हफ्ता भर की जो भी टॉप की स्टोरीज होती हैं उनको लेकर आया जाए और उन पर बात की जाए और प्रोग्राम कैसा बनाया जाए। वक्त हुआ चाहता है कि अब आपसे इजाज़त ली जाए प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैक से, और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे अगली जुमेरात को फिर इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अहमद नजीब और मारिया राजपूत को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।